आइडिया से पर्दे तक कैसे सोचता है फिल्म का लेखक। राम कुमार सिंह, सत्यांशु सिंह। पहला, आइडिया आर लाइक रैबिट्स, यू गेट अ कपल एंड लर्न हाउ टू हैंडल देम एंड प्रिटी सून यू हैव अ डजन। जॉन स्टेनबैक। पिछले अध्याय को पढ़ने के बाद आप यहाँ आए हैं तो ऐसा लगता है कि आप में फिल्म लेखक बनने की इच्छा है। उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में आप थोड़ा बहुत जान गए हैं और इन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसका आकर्षण बहुत लोगों में होता है। आप आसपास देखेंगे तो कई लोग कहते मिलेंगे कि उनके पास एक कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है, बनेगी तो बहुत कामयाब होगी, लोग उसे हमेशा देखते रहेंगे। हर लेखक की इच्छा होती है कि वह ऐसी फिल्म लिखे जिस पर उसे गर्व हो। ऐसी फिल्म कोई नहीं लिखना चाहता जिसे लोग ना देखना चाहे। केवल अपने दोस्तों या परिवार के लोगों को दिखाने के लिए कोई फिल्म नहीं लिखता। तो वो कौन सी कहानियाँ हैं जिन्हें लाखों लोग देखना पसंद करते हैं? क्या कोई भी लेखक ऐसी यूनिवर्सल कहानी कहने की प्रतीक्षा हासिल कर सकता है जो देश और काल की सीमाओं को लांघ कर लोकप्रिय हो जाए? फिल्म से पर्सनल कनेक्शन होना और उसी फिल्म का यूनिवर्सल होना। कई बार एक बात होती है, दुनिया में सांस्कृतिक परंपराएं अलग हो सकती है लेकिन मानवीय भावनाएं तो वही होती है। इसलिए हमेशा उस विचार को चुनिए जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास हो। कहानी की पृष्ठभूमि और भावभूमि से आप अच्छे से परिचित हो। आपकी कहानी पर कोई भी सवाल पूछे तो आपके पास तुरंत जवाब होना चाहिए। यह सबूत है कि आप कहानी के साथ जी रहे हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कहानी पर फिल्म बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जो कहानी आपके पास है उस पर कोई निर्माता, कोई एक्टर क्यों यकीन करेगा? क्यों लोग करोड़ों रुपए, बहुत सारा समय और ऊर्जा लगाएंगे? कहानियाँ लेकर बहुत लोग पहुँचते हैं, वो आपकी कहानी क्यों चुनेंगे? आपकी कहानी को किस पैमाने पर परखा जाना चाहिए? हम यह जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आइडिया से होती है। आपके पास आइडिया है लेकिन उसका विस्तार कैसे करें कि एक फिल्म की कहानी बन जाए। जैसे आपको एक साइंस फिक्शन लिखना है तो आगे कैसे बढ़े? माँ या बेटे के रिश्ते पर फिल्म लिखनी है, अगला कदम क्या होगा? आपने सोचा जैसलमेर फोर्ट पर कहानी होनी चाहिए या देश के एजुकेशन सिस्टम पर आप एक फ़िल्म लिखना चाहते हैं, तो इस फिल्म से आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या यह मुमकिन है कि रोज़ाना आप एक विचार सोचें और तय करें कि उसको देर सवेर फिल्म की कहानी के रूप में विस्तारित करना है? आपके दिमाग में कोई कहानी है तो कौन सा माध्यम उस कहानी के लिए सबसे अच्छा होगा? फिल्म लिखी जाए, उपन्यास लिखें या आपको नाटक लिखना चाहिए? आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास भी पढ़ते हैं, तो यह कैसे तय किया जाए कि उसमें फिल्म की संभावना कैसी है? इस अध्याय में हम उन महान और लोकप्रिय फिल्मों के बारे में जानेंगे जिनको बनाने वाले फिल्म मेकर उन पर गर्व करते हैं। हम उन फिल्मों के बारे नहीं पढ़ेंगे जो मूलतः खराब फिल्में हैं लेकिन लोकप्रिय हो गई है, उन्होंने पैसा भी कमाया है। हम उन फिल्मों के ज़रिए
फिल्म लेखन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ फिल्में अच्छी होती है, महान भी होती है, लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाती। हम फिलहाल ऐसी फिल्मों की बात नहीं करेंगे। शुरू में उन फिल्मों का जिक्र करेंगे जो महान है और बहुत लोकप्रिय भी है, स्थान, देश और समय की सीमाओं से परे पसंद की जाती है। हम काफ़ी उदाहरण लगान से देंगे। लगान क्रिकेट पर बनी एक लंबी फिल्म है, भारतीय फिल्म है, लेकिन वह स्विट्ज़रलैंड से लेकर अमेरिका तक में लोगों ने काफ़ी पसंद की। जहां लोग आमतौर हमारी फिल्में देखते नहीं हैं, वहां क्रिकेट इतना लोकप्रिय नहीं है। फिर भी इस फिल्म को लोगों ने दिल से सराहा है। इसका मतलब उस फिल्म में कुछ बात तो है जो सांस्कृतिक सीमाओं को लांघकर लोकप्रिय हुई है। हम क्वीन की बात करेंगे जो 2014 में रिलीज़ हुई। हम बात करेंगे टाइटैनिक और द मैट्रिक्स की। ये दोनों ऐसी फिल्म हैं जो पूरी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है। हम कासाब्लांका की बात करेंगे, सिटीजन केन की कम। हम द शॉशैंक रिडेम्पशन की बात करेंगे, पल्प फिक्शन की कम। इसका मतलब यह नहीं कि ये फिल्में एक दूसरे से कम या ज़्यादा है, बस शुरुआती तौर पर यह अध्याय समझने के लिए हम ऐसा करेंगे। फिल्म के किसी भी विचार में 6 अवयव होने चाहिए। आगे के अध्याय में इन्हीं 6 ज़रूरी तत्वों का विस्तार होंगे। इसलिए एक बार यहाँ हम संक्षेप में इनकी बात करेंगे और आगे चलते हुए हम विस्तार में जाएंगे। इस अध्याय में हम उन महान और लोकप्रिय फिल्मों के बारे में जानेंगे जिनको बनाने वाले फिल्म मेकर उन पर गर्व करते हैं। हम उन फिल्मों के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो मूलतः खराब फिल्में हैं लेकिन लोकप्रिय हो गई है। पहला, फिल्म के किसी भी विचार में 6 अवयव होने चाहिए। आगे के अध्याय इन्हीं 6 ज़रूरी तत्वों का विस्तार होंगे। इसलिए एक बार यहाँ हम संक्षेप में इनकी बात करेंगे और आगे चलते हुए हम विस्तार में जाएंगे। पहला, किरदार, कैरेक्टर्स। हर कामयाब और अच्छी फिल्म में 1, 2 या 3 यादगार किरदार होते हैं। ऐसे चरित्र होते हैं जो हमारे दिल को भा जाते हैं। उनके साथ हमें हंसना रोना पसंद है। उनकी कामयाबी पर हम तालियां बजाते हैं। पर्दे पर जब वे दुखी दिखते हैं तो हम भी दुखी होकर आंसू बहाते हैं। यानी अगर सफल फिल्म का एक नियम है जिनको हमें मानना चाहिए तो वो ये कि आपकी फिल्म के किरदार का दर्शकों के साथ एक रिश्ता बन जाए। यह रिश्ता बनेगा तभी आप दर्शक को अपनी कहानी के भीतर घुसाकर उनको वो सब महसूस कराने में कामयाब होंगे जो आप चाहते हैं। यादगार यानी मेमोरेबल चरित्र बनाने कैसे हैं, यह हम आगे के अध्याय में देखेंगे। लेकिन यह गुण आपके चरित्र में होना चाहिए कि दर्शक उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। दर्शक इनकी प्रशंसा करे तो काफ़ी नहीं होगा। गौर करिए कि हम प्रशंसा किन लोगों की करते हैं। पसंद किए जाने वाले लोग कैसे होते हैं। उन किरदारों में कोई सकारात्मक बात होती है, कुछ मानवीय गुण होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर पसंद करते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत साहसी और हिम्मत वाला है तो हम कहते हैं देखो यह बड़ा कमाल का लड़का है।
या कोई ऐसा किरदार है जो बहुत बढ़िया गाना गाता है। किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जैसे हमारी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती है तो हम उनकी इस खूबी पर बात करते हैं। उनके किसी भी गुण की वजह से हम उन्हें पसंद करते हैं। हम लोगों को पसंद करते हैं उनके गुणों से, लेकिन हम उनके साथ जुड़ाव उन चीज़ों के लिए महसूस करते हैं जो उनके पास नहीं है, या तो वो उनसे छिन गई है, पीछे छूट गई है, या फिर उनके मन में उन चीज़ों को पाने की अभिलाषा है। मान लीजिए एक आदमी अमीर है, मेहनत करता है, ईमानदार है, उसका बहुत अच्छा परिवार है, अपने बच्चों को अच्छे से पालता है, समाज में उसकी इज़्ज़त है। इस आदमी की आप भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसके सगे भाई की मौत हो गई थी, वह आज भी उस दुख से उबर नहीं पाया, वो यही कामयाब आदमी आपके लिए रिलेटेबल हो गया है। किसी प्रिय को खोने का दुख पूरी दुनिया में हर समाज की संवेदना को प्रभावित करता है। जो चीज़ें उस आदमी के पास है उसके लिए वो आपकी पसंद और तारीफ़ के लिए काफ़ी है, लेकिन जो उसके पास नहीं है उस बात को लेकर वह आपके लिए रिलेटेबल हो गया है। आप उससे जुड़ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस आदमी में सब कुछ वैसा है जैसा हमने कहा है, लेकिन खुद इसके घर में बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते। वह तुरंत हमसे रिलेटेबल हो जाएगा। बचपन में नहीं मरा, इसके बच्चे भी इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसके दिमाग क्या है? उसके दिमाग में सवाल चलते रहते हैं कि इस दुनिया में क्यों आया हूँ? जीवन का मतलब क्या है? क्या यही जीवन है? मृत्यु के बाद क्या होगा? जब मुझे अंततः मरना ही है तो मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? अगर उसके दिमाग में यह सब चल रहा है, हम उस आदमी से खुद को इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं कि उसके पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा कम रिलेट करते हैं, जबकि किसी अपने के खो जाने वाली घटना में कुछ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपके किरदार में कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश हो, उसके जीवन में कोई बड़ी कमी हो। इसके बारे में और ज़्यादा बात हम चरित्रों के विकास वाले अध्याय में करेंगे। यहाँ तक आपको यह समझना ज़रूरी है कि वे चरित्र जब हमारी पटकथा का हिस्सा बनकर सिनेमा में आएंगे तो वे यादगार चरित्र के तौर पर याद किए जाएंगे। दूसरा, हर कहानी एक यात्रा है। फिल्म की कहानी एक यात्रा है। यात्रा से आशा यह है कि आपके किरदार की कहानी में एक शुरुआत होनी चाहिए, वहीं से चलते हुए वह पूरी होगी, अंत तक पहुँचेगी। यह यात्रा सशरीर हो सकती है, जैसे आपका किरदार पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया और लौटकर आया। वो कोई साहसिक यात्रा पर निकला और हिमालय की चोटी पर जाकर वापस आया, या आपके किरदार एक जहाज़ में बैठकर पूरा अटलांटिक सागर पार करते हुए इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे हैं, या आपकी नायिका है दिल्ली की
जो अकेले हनीमून पर यूरोप जाकर वापस लौटकर आई है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि राज और सिमरन है, जो लंदन से निकलकर यूरोप घूमते और वापस लंदन आते हैं और फिर पंजाब आ जाते हैं। तो यह एक फ़िज़िकल यात्रा हो गई। अब आप कहेंगे कि लगान का भुवन तो पूरे समय चंपानेर में ही रहा, तो ज़रूरी नहीं है हर किरदार की एक फ़िज़िकल यात्रा हो। कुछ यात्राएं मानसिक भावनात्मक भी होंगी। जैसे कोई किरदार जो लेखक बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता ही उस पर अंकुश लगाए हैं। एक दिन वो साहस बटोरकर पिता के घर से बाहर निकल पड़ता है। यह फ़िल्म उड़ान की कहानी है। एक यात्रा है, लेकिन मन के अंदर की यात्रा ऐसी भी मुमकिन है जिसकी सामाजिक अहमियत हो। जैसे भुवन एक क्रांतिकारी किरदार है, अपने गांव के लिए एक जंग लड़ता है। उसकी यात्रा का सामाजिक राजनीतिक महत्व है। एक और बात यह याद रखने की है कि यात्रा सीधी, सपाट और आसान नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी बाधाएं और समस्याएं होनी चाहिए। यात्रा में संघर्ष नहीं तो ड्रामा नहीं। सिनेमाई भाषा में इसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में किसी को भी दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन एक दिन आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, नाश्ते का इंतज़ाम नहीं हो सकता। आप बाहर दुकान में कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन आज दुकान भी नहीं खुली है। इस भागम भाग में आप ऑफिस में देर से पहुंचते हैं। सामने बॉस टकरा जाता है। बॉस आपको आखिरी वार्निंग देता है कि अगर एक दिन फिर तुम लेट हुए तो तुम्हारा तबादला हो जाएगा। आप तय करते हैं कि आज बॉस के सामने खुद को साबित करके दिखाऊंगा। जैसे तैसे कैंटीन से सैंडविच खाकर आप आज काम में जुटते हैं। शाम को बॉस को फाइल दिखाते हैं तो बॉस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो कहता है, तुम्हारे बिना इस ऑफिस में कुछ नहीं हो सकता। आप खुश होकर घर लौटते हैं तो याद आता है कि घर में गैस सिलेंडर में गैस तो है ही नहीं। अब खाना कैसे बनेगा? इस कहानी में किसी की भी दिलचस्पी सीधी सपाट कहानी की तुलना में ज़्यादा होगी। जब आपको कहानी का अंत पता नहीं है, आप नहीं कह सकते कि आपके पास एक फ़िल्म बनाने के लिए मुकम्मल कहानी है। आपकी कहानी ड्रामेटिक नहीं लग रही है, तो उसका कारण है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप लगान को लीजिए। जब भुवन से कप्तान रसेल ने कहा कि हमको क्रिकेट में हराओ, तुम्हारा लगान माफ़ कर देंगे, तो भुवन के शर्त मंजूर करते ही गांव वाले उसको सर पर उठा लेते हैं। उसको गांव में इज्जत देते और कहते हैं कि भुवन तू हमारा मसीहा है। सब खड़े हो जाते हैं, हम भी खेलेंगे। उनमें से भुवन 11 लोगों को चुनता है। सारे ही बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। टीम बनती। टीम के दलित खिलाड़ी पर किसी को भी कोई भरोसा नहीं होता। टीम बनकर तैयार होती तो वे कहते, हम 3 महीने क्यों इंतज़ार करें, अगले संडे मैच कर लेते हैं। खेल शुरू होता, एक ही दिन में ख़त्म हो जाता। 3 दिन चलता भी नहीं।
बड़ी आसानी से गांव वाले मैच जीत जाते हैं। लगान में यह हुआ होता तो हमें देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। गांव खुशहाल रहता, भुवन को भी इतना कष्ट नहीं हुआ होता। लेकिन इस कहानी में ड्रामा नहीं होता। वजह एक ही है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। याद रखिए, कहानी एक यात्रा है। यात्रा जितनी बाधाओं से भरी हुई होगी, हीरो को इस बाधा को पार करने में जितनी तकलीफ़ें आएगी, दर्शकों को उतना ही मज़ा आएगा। तीसरा, कहानी का तार्किक अंत सोचिए। फिल्म की कहानी का अंत सही होना चाहिए। दर्शक को लगना चाहिए कि यही सबसे अच्छा अंत है। उसको इसी तरह से हासिल किया जाना चाहिए। अंत में आप अपनी फिल्म के दर्शक को संतुष्ट नहीं कर पाए तो लोग आपकी फिल्म को बहुत ज़्यादा नहीं सराहेंगे। समय निकालकर 2-3 घंटे तक दर्शक बैठा है, अगर उसको कहानी के अंत में मज़ा नहीं आया तो खुद को ठगा हुआ सा महसूस करेगा। मतलब कतई यह नहीं है कि हर कहानी को हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। हर कहानी सुखांत नहीं होती, दुखांत भी हो सकती है, लेकिन उसका एक मजबूत आधार आपकी पटकथा में होना चाहिए। जिस वक्त आप फिल्म का आइडिया सोच रहे हैं, उसी दिन आपको फिल्म का अंत पता होना चाहिए। अगर आपको फिल्म का अंत क्लियर नहीं है तो पहले उसे स्पष्ट करिए। तार्किक अंत सोचिए। उस दिन अगर आपको कहानी का अंत पता नहीं है तो अगले दिन सोचिए, उससे अगले दिन सोचिए, 1 सप्ताह के भीतर सोचिए। लेकिन जब तक आपको कहानी का अंत पता नहीं है, आप नहीं कह सकते कि आपके पास एक फिल्म बनाने के लिए मुकम्मल कहानी है। अंत से ही पता चलेगा कि आपके विचार पर कैसी फिल्म बनेगी, उसका भावनात्मक प्रभाव क्या रहेगा। तभी समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका नज़रिया क्या है। एक अच्छा अंत यानी क्लाइमैक्स कैसे बनाया जा सकता है, यह हम आगे के अध्यायों में समझने की कोशिश करेंगे। चौथा, सेटिंग्स क्या है। फिल्म आइडिया की चौथी ज़रूरी बात है सेटिंग। मुंबई में आप जब भी किसी कलाकार या निर्माता को सीधे कहानी सुनाने लगेंगे तो वो 5-7 मिनट बाद बीच में आपको रोककर पूछेगा, सेटिंग क्या है। इसका मतलब है आपने कहानी कब और कहाँ सेट की है, कहानी किस परिवेश में है। यह जाने बिना कभी आप अपने विचार को लॉक ना करें। सेटिंग के 4 ज़रूरी भाग होते हैं। पहला है स्थान, यानी भौगोलिक रूप से आपकी कहानी कहाँ की है। आपकी फिल्म एक लव स्टोरी, कॉलेज में लड़का लड़की के बीच प्यार हो जाता है तो वो कॉलेज किस शहर में है, वो बड़े शहर का कॉलेज है या छोटे शहर का, दिल्ली मुंबई का कॉलेज है या बरेली का, वो जयपुर में है या गांव का एक छोटा सा कॉलेज है, या वह भारत से बाहर है जहां ये दोनों प्रेमी मिलते हैं, वो लड़का लड़की इंडियन भी है कि नहीं, कहानी एक जहाज़ में सेट है या हवाई जहाज़ में, क्या आपकी कहानी किसी दूसरे ग्रह पर है, अंतरिक्ष में है कि चांद पर है, वो किसी गैलेक्सी पर है कि समंदर के बीच एक आइलैंड पर, वो अंटार्कटिका में है या किसी स्पेस स्टेशन में है, किसी पहाड़ पर है या गुफा में है, वो एक कोर्ट रूम में है कि घर में, या एक ही कमरे में पूरी कहानी सेट है, वो ताबूत के अंदर है या फ़ोन बूथ के अंदर। सेटिंग का दूसरा ज़रूरी हिस्सा है समय, वो आज की कहानी है या पिछले दशक की,
वो आज़ादी से पहले की कहानी है कि आज़ादी के तुरंत बाद की? इतिहास के किसी कालखंड में स्थापित है, जैसे मुग़ल काल, या वो कहानी अंग्रेज़ी राज के दौरान की है? वो कहानी गौतम बुद्ध के समय की है कि हड़प्पा या वैदिक काल की? वो आज से 10 साल बाद की है, 50 साल बाद की है, या 200 साल बाद की कहानी है? अब अगर वो आज की कहानी है तो किस मौसम की कहानी है? वह गर्मियों की कहानी है कि सर्दी की? वह मानसून की कहानी है या बसंत की, या फिर सारे ही मौसमों की कहानी है? यानी समय की सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लोग जब आइडिया सोचते हैं तो सेटिंग के बारे में नहीं सोचते। आप यह नहीं सोचते हैं तो आपकी फ़िल्म में मौलिकता लाने का एक आसान सा तरीका आपसे छूट जाता है। अगर एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की लव स्टोरी है तो आप कहेंगे यह तो वही पुरानी कहानी है। लेकिन जब यह बताएंगे कि यह भविष्य में एक अंतरिक्ष स्टेशन में सेट है तो तुरंत यह आइडिया उतना पुराना नहीं लगेगा। इसलिए आप सेटिंग का इस्तेमाल विचार के स्तर पर ही करेंगे तो आपके पास कहानी को मज़ेदार बनाने का मौका रहता है। सेटिंग के लिए तीसरी खास बात है समयावधि। कितने दिनों की कहानी है? क्या वो किसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी है? वो किसी ज़िंदगी के 4 साल की ही कहानी है, कुछ ही महीनों की कहानी है कि कुछ हफ्तों की? एक हफ्ते की है कि वीकेंड की है? वो बस एक रात की कहानी है या केवल कुछ घंटों की? कुछ फिल्में रियल टाइम कहानी होती है। पिछले सालों में एक फिल्म आई विक्टोरिया और अल्फ्रेड हिचकॉक की रोप। इनकी रियल टाइम कहानियाँ है, यानी जितनी देर हम पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं उतनी ही देर की। इसलिए ध्यान रखिए कि आपकी कहानी के समय का दायरा क्या है। इसे आप जितना छोटा करेंगे कहानी उतनी ही मज़ेदार हो सकती है। जैसे 2 दोस्तों की कहानी को 5 साल में फैलाएंगे तो बहुत ही घटनाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन आप कॉलेज लाइफ में लेकर उनकी कहानी वहीं ख़त्म करते हैं तो वह कम चुनौतीपूर्ण होती है। स्टीव जॉब्स पर आई फिल्म स्टीव जॉब्स देखिए। ऐसी फिल्म में आमतौर पर उनके जन्म या कॉलेज से निकलने की घटना से फिल्म शुरू करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके जीवन के 3-4 महत्वपूर्ण दिनों के पीछे की कहानी कही गई है, जब उन्होंने स्टेज पर आकर कुछ घोषणाएं की। फिल्म की सेटिंग इसको अलग मौलिक नज़रिए वाली फिल्म बना देती है। सेटिंग के लिए चौथी महत्वपूर्ण बात है कहानी का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। फिल्म क्वीन की कहानी को आप 1950 के बिहार में स्थापित कर सकते हैं। 1950 के बिहार में हनीमून की अवधारणा अटपटी लगेगी। ना ही उस दौर में लड़की अकेले यात्रा पर जा सकती थी, ना ही लड़का शादी से ठीक एक दिन पहले मना कर सकता था कि वो शादी नहीं करेगा। यह कहानी न्यूयॉर्क की लड़की की कहानी भी नहीं हो सकती कि जिसने कभी अकेले यात्रा ही नहीं की हो। लेकिन दिल्ली की एक मिडिल क्लास लड़की अपने हनीमून पर अकेले निकलती है तो कुछ बात बनती है। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश किसी भी कहानी के लिए महत्वपूर्ण होता है।
पाँचवा, विजुअल एक्शन तलाशें। कहानी के पाँचवें ज़रूरी बिंदु पर आते हैं। आप जान जाएंगे कि एक उपन्यास, फिल्म या नाटक में अंतर क्या है। फिल्म की कहानी की जो यात्रा है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो विजुअल एक्शन पर निर्भर होना चाहिए। आपको फिल्म की कहानी को दृश्यों में सोचना चाहिए। अगर वो दृश्यों में ज़्यादा बातचीत पर निर्भर है तो नाटक है। बातचीत पर निर्भर है तो नाटक है। अगर वो बातचीत से ज़्यादा एक आदमी के दिमाग में क्या सोच रहा है इसका विस्तार है तो वह उपन्यास है। किसी ने कहा कि इन अ नोवेल दे थिंक, इन अ प्ले दे टॉक, इन अ मूवी दे डू। आप नाटक देखने जाते हैं। स्टेज पर एक एक्टर आता है और आधा घंटे तक सोचता ही रहता है तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो इंसान क्या सोच रहा है इस पर आप पूरा उपन्यास लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी पर्वतारोही की कहानी है। इसको नाटक में दिखाने में आपको बहुत समस्या आएगी। रंगमंच पर आप पहाड़ कैसे बनाएंगे और कैसे दिखाएंगे कि वह गिरते गिरते बचा। उस पर उपन्यास भी लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छे ढंग से उस पर फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म में आपको कम से कम बोलना होगा, जो पर्दे पर होगा वो सब नज़र आएगा। हम लेखक होने के नाते सोचते हैं कि एक आदमी के पास कहने को बहुत कुछ है। ज़रा सोचिए कि क्या उस कहानी को दृश्यों के ज़रिए बेहतर कहा जा सकता है या शब्दों के ज़रिए। हर उपन्यास पर हमेशा एक बेहतर फिल्म नहीं बनती है। जैसे एक दार्शनिक के जीवन पर फिल्म बनाएंगे तो ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जबकि एक नर्तक यानी डांसर के जीवन की कहानी कहेंगे तो ज़्यादा आसान होगी। आपकी कहानी विजुअल एक्शन वाली होगी तो वो सिनेमा के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। एक ईरानी फिल्म है सॉन्ग ऑफ स्पैरोज। कहानी एक अधेड़ आदमी की है जो अपनी नौकरी में कुछ गड़बड़ कर देता है। उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो एक गरीब आदमी है, अपने परिवार को कैसे पाले यह कहानी है। वो नौकरी में क्लर्क हो सकता है कि उसने डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर दी। वो गलती आप कैसे दिखाते हैं? आप समझा सकते हैं, लेकिन दिखाएं कैसे? उसको चपरासी भी बना सकते हैं कि चाय दे रहा था और चाय फैलने से बॉस की शर्ट खराब हो गई और बॉस नाराज हो गया था। तो यह कम से कम दर्शकों को नज़र तो आया। लेकिन एक फिल्म में वह का आदमी एक शुतुरमुर्ग फार्म में काम करता है, उन पक्षियों को खाना खिलाता है, उनकी देखभाल करता है, उनके बड़े बड़े अंडों को हाथ में रखकर चलता है। वहाँ उसके काम की मुश्किलें आपको नज़र आ रही है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन उनमें से एक शुतुरमुर्ग भाग निकलता है। अब वो उसके पीछे भागता है। अब वहाँ उसमें जो गलती की है उसको ना तो डायलॉग में बताने की ज़रूरत है और ना यह बताने की कि
यह उस नायक के दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ विजुअल एक्शन के ज़रिए समझ में आ रहा है। आप यह भी कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें दो किरदार तो सिर्फ बातचीत ही किए जा रहे हैं। यह सच है, लेकिन ऐसी फिल्मों की संख्या सीमित है। ऐसी फिल्में लिख पाने वाले लेखक भी कम हैं। अगर आप ऐसी फिल्म लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक साधारण नियम के तौर पर हम मानते हैं कि विजुअल एक्शन पर ज़्यादा निर्भर रहे। अपनी कहानी को दृश्यों में सोचें। कैथारसिस यानी विरेचन सिनेमा की कहानी के लिए छठी सबसे ज़रूरी बात है कैथारसिस। बहुत से लोग हॉरर फिल्म देखना पसंद करते हैं। रियल लाइफ में तो हम ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते। हम एक्शन थ्रिलर फिल्में देखना क्यों पसंद करते हैं, जिसमें हमेशा नायक की जान को खतरा होता है। कई बार रुलाने वाली फिल्में भी हमें पसंद आती है। कुछ फिल्मों में हमारा खून खौल उठता है। जो फिल्में हमको हंसाती है वो तो समझ में आती है, लेकिन दूसरे सिनेमा भी तो दर्शकों को अच्छा लगता है। कारण यह है कि आदमी की मूलभूत ज़रूरतें होती है, जैसे ऑक्सीजन, पानी, भोजन, सेक्स और घर। ये सारी चीज़ें उसे अपनों का साथ चाहिए। इन्हीं सब ज़रूरतों से एक बहुत बड़ी ज़रूरत है विरेचन। विरेचन वह अनुभव है जिसमें आपको लगता है कि सारा तनाव एकदम से बाहर आ गया है। हल्का महसूस करने लगते हैं। चिकित्सा विज्ञान में पेट साफ करने के लिए दी जाने वाली दवाइयों को विरेचक कहते हैं। यह दवा खाने के बाद पेट साफ होने पर आप बहुत राहत महसूस करते हैं। इसलिए विरेचन उस अवस्था का नाम है कि आप किसी मर्ज से पीड़ित हैं, उससे मुक्त होते हैं। यही अंग्रेजी में कैथारसिस है। संस्कृत साहित्य में इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, यानी सुख की चरम अवस्था। जैसे आप मित्रों के साथ बैठे हैं, अचानक किसी बात पर बहुत ज़ोर से हंसने लगे, इतना हंसे कि पेट में दर्द होने लगे। जब वो हंसी खत्म होती है तो लगता है कि यह तो और मिलना चाहिए। यह कैथारसिस ऑफ जॉय यानी खुशी का विरेचन है। ऐसे ही डर का विरेचन है कि आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं, जंगल में आपके सामने शेर आ जाता है, आप उससे बचकर भाग निकलते हैं। उसके बाद आपको लगता है वाह, यह क्या अनुभव था। क्रोध का विरेचन भी होता है। आप कई दिनों से किसी बात पर गुस्सा दबाए बैठे हैं, एक दिन वो फट पड़ता है, हाथापाई तक आप कर डालते हैं। इसके बाद हल्का महसूस करते हैं। कैथारसिस ऑफ सॉरो तो एकदम विलक्षण अनुभव है। आप मन में कोई दुख दबाए बैठे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन चुपके से कोई पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। आप रो पड़ते हैं। आधे घंटे तक आप रोते रहते हैं। जब खत्म होता है तो आप अंदर से काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं, जैसे एक बोझ उतर गया।
विरेचन यही एहसास है। खाने पीने, ऑक्सीजन या सेक्स की तरह ज़रूरी है, लेकिन हम इसके बारे में जागरूक नहीं हैं। हमारा सामाजिक ढांचा भी इन अनुभवों से हमें दूर ही रखने की कोशिश नहीं है। हमारा सामाजिक ढांचा भी इन अनुभवों से हमें दूर ही रखने की कोशिश करता है। यह क्या तुम बच्चों की तरह रो रहे हो? ऐसे दांत दिखाकर मत हंसो। फिल्म इमोशन के स्तर पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रही है, तो समझिए कि हम अपनी कहानी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए, उनके दिल को छूने की कोशिश करिए। तुमको क्या इन छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है? पूरे समाज, माँ बाप, घर परिवार, सबने ऐसा मानसिक तंत्र विकसित कर रखा है कि हम विरेचन के अनुभव से दूर रहे। दूसरी बात यह है कि खुशी के विरेचन के अलावा क्रोध, भय और दुख जैसे विरेचन हम जीवन में अप्रत्यक्ष अनुभव नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी ज़रूरत तो है। इसलिए कहानियाँ एक सरोगेट माध्यम बन जाती है जो हमें अलग अलग तरह के विरेचन का अनुभव कराती है। रंगमंच में विरेचन सिद्धांत प्राचीन यूनानी नाटकों में अरस्तु के ज़माने से चलता आ रहा है। कहानी में किरदार डर रहा है, हम उसको देखकर डर रहे हैं, वैसे एकदम सुरक्षित है। कहानी में किरदार के पिता की मौत हुई है। हमारे पिता घर में भले चंगे हैं, लेकिन बिना अपने पिता को खोए हमने पिता की मृत्यु को महसूस कर लिया। सिनेमा में यह ताकत है कि वह 400-500 लोगों को एक कमरे में बिठाकर सामूहिक विरेचन का अनुभव करवा सकता है। यह फिल्म की ताकत तो है ही, दायित्व भी है। फिल्म इमोशन के स्तर पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रही है, तो समझिए कि हम अपनी कहानी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। दुनिया में लोगों को प्रभावित करने वाले, सोचने को मजबूर करने वाले बहुत लोग हैं। राजनेता कुछ बोल रहे हैं, धार्मिक नेता कुछ बोल रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, विद्वान और कलाकार अपनी बातें बोल रहे हैं और उनकी बातों से असहमत हुए सिर हिलाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हंसाने, रुलाने, डराने वाले विरेचन के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। विरेचन महत्वपूर्ण लेकिन मुश्किल काम है जो कलाकार के ज़रिए होता है, और सिनेमा तो सब कलाओं का मिश्रण और ताकतवर माध्यम है। अगर किसी ने कोई बहुत दिलचस्प बात कही है तो सोचने के लिए मजबूर करने वाली किसी भी घटना, वक्तव्य या मंशा पर आदमी कहेगा कि हाँ, यह बहुत ज़रूरी है और विचारणीय है। मैं इस पर गौर करूँगा। लेकिन अगर किसी ने माहौल बना दिया है कि आप हंसे या रोए या भावुक हो जाए या डर जाएं, तो यह नहीं कह सकते कि मैं इस बात पर थोड़ी देर बाद हंस लूँगा या रो लूँगा या थोड़ी देर बाद डर जाऊँगा। वो सब तुरंत होता है। हम लेखकों की जिम्मेदारी है कि निर्देशक की यहाँ तक मदद करे कि वह पटकथा पर इस तरह की फिल्म रच पाए जो एक ही थिएटर में बैठे सैकड़ों लोगों को एक साथ संभाव महसूस करने वाले अनुभव का हिस्सा बना सके। फिल्म की कहानी के विचार का छठा
बहुत छठा ज़रूरी बिंदु है कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए, उनके दिल को छूने की कोशिश करिए। हमारी कहानी लोगों को एक मजबूत भावपूर्ण अनुभव देने वाली होनी चाहिए। अंत में इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपने इस अध्याय में जो कुछ भी पढ़ा है, एक लेखक के रूप में आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को गंभीरता से लेना छोड़िए कि आप जो लिखेंगे वो महान ही होगा, या तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप अपने दिमाग में महानता के करीब नहीं पहुंच जाएंगे। आपको रोज़ाना बैठकर लिखना चाहिए। उसी में किसी दिन कुछ ऐसा लिख जाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। यह सपना देखना भी बंद कर दीजिए कि अपनी कहानी से दुनिया बदल देंगे। हाँ, यह ज़रूर सोचते रहिए कि आपकी कहानी लोगों के दिल को छूने वाली होगी। चलिए कोशिश शुरू करिए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम यह चाहेंगे कि आपके दिमाग में जो आइडिया है वो 250 से 300 शब्दों में लिख दे। आपने अब तक जो पढ़ा है वो सब बातें इन 300 शब्दों में नज़र आनी चाहिए। उसमें किरदार के बारे में, यात्रा के बारे में और कहानी के बारे में स्पष्ट पता चलना चाहिए। उस कहानी की सेटिंग क्या है यह दिखना चाहिए कि कहानी विजुअल एक्शन पर ज़्यादा निर्भर है और एकदम इमोशनल अनुभव होगा। ये 6 बातें एक तरह से आपके लिए 6 खिड़कियाँ हैं। इन 6 खिड़कियों को आप खोल लेंगे तो आपको अपना आइडिया थोड़ा ज़्यादा साफ आने लगेगा। आप साइंस फिक्शन लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सेटिंग के बारे में सोचिए कि वो किस साल में फिट होगी, उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश क्या होगा। सोचिए किरदार कौन होंगे। फिर समयावधि के बारे में सोचिए कि वो कितने दिन की कहानी है। ये सब खिड़कियाँ एक एक करके खोलिए। रोज़ सुबह 1-2 घंटे नियम से बैठकर इन खिड़कियों से झाँकेंगे तो आप पाएंगे कि आप आइडिया और कहानी पर बहुत तेज़ी से काम किए जा रहे हैं। रोज़ मेहनत करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस 30 दिन में आपके पास 30 आइडियाज़ हो गए हैं। उनमें से एक आइडिया चुनेंगे तो उसमें ज़रूर कोई बात होगी। आपने एक विचार चुन लिया है तो नीचे कुछ सवाल दे रहे हैं जिनको एक एक करके पढ़िए और मिलान करिए कि क्या आपके आइडिया में इन सवालों के जवाब है। यह एक तरह से जांच है। अगर आप यहाँ उत्तीर्ण होते हैं तो कह सकते हैं उत्तीर्ण होते हैं तो कह सकते हैं कि मेरे पास फिल्म की कहानी का एक आइडिया है जिस पर मैं अगले कुछ महीने और साल देने के लिए तैयार हूँ। अगर शुरुआत में आपसे गलती हो गई तो कुछ दिनों के बाद आपका मन नहीं लगेगा, उसे छोड़ देंगे या उसमें कुछ समय बाद अटक जाएंगे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए आप एक अच्छी फिल्म लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस आइडिया पर आप काम शुरू कर रहे हैं उसके अलावा क्या 9 और कहानियों के आइडिया आपके पास है। अच्छे आइडिया को ढूंढने का सबसे सही तरीका यही है कि आपके पास बहुत सारे आइडिया हो। दूसरा, क्या आप सचमुच यही कहानी कहना चाहते हैं? पटकथा तैयार करना सबसे जोखिम वाला काम है। कोई नहीं कह सकता कि
उस पर कभी फिल्म बनेगी या नहीं? क्या आप इसके लिए तैयार है कि अगर यह फिल्म नहीं बनी तो भी बाकी ज़िंदगी उस पटकथा को पढ़ते हुए अपने ही दिमाग में वो फिल्म देखकर आप खुश रहेंगे? तीसरा, क्या आपकी कहानी सचमुच मौलिक है? क्या आपने कभी इससे मिलती जुलती फिल्म, सीरियल, नाटक या उपन्यास नहीं पढ़ा है? सावधान रहिए, कुछ चीज़ें आपके अवचेतन में कहीं से भी आ सकती है। चौथा, क्या आपके दिमाग में कहानी का उचित अंत स्पष्ट है? किसी भी कहानी पर काम शुरू करने से पहले उसका उपयुक्त अंत पहले सोचना ज़रूरी है। पाँचवा, क्या आपका आइडिया लोगों को इमोशनल ढंग से कहानी में शामिल करेगा? इमोशन पर काम करने वाली कहानियाँ यूनिवर्सल होती है और उनके बनने के हमेशा ज़्यादा अवसर होते हैं। छठा, क्या आप उस दुनिया को अच्छे से जानते हैं जहां आपने अपनी कहानी सेट की है? अगर नहीं, तो क्या कहानी को उस दुनिया में सेट कर सकते हैं जिस दुनिया को आप जानते हैं? क्या उस नई दुनिया को अच्छे से समझने के लिए तैयार है? इसे एक नई दुनिया को जानने के अवसर की तरह लेना चाहिए। सातवां, क्या आपका आइडिया फिल्म की अवधि के हिसाब से उपयुक्त है? जैसे चालाक कौवे की कहानी, जिसमें वो बर्तन में कंकड़ डालकर पानी पीता है। 2 मिनट की एनिमेशन फिल्म तो हो सकती है, लेकिन 2 घंटे की फीचर फिल्म नहीं। 8वां, क्या आपकी फिल्म में नायक की यात्रा टकरावों और चुनौतियों से भरी हुई है? क्या अंत तक उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है? अगर ऐसा नहीं है तो ज़्यादातर कहानियाँ निष्प्रभावित साबित हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट और बदलाव आपके आइडिया के शरीर और आत्मा की तरह है। 9वां, क्या इस कहानी के साथ आपके विफल रहने का साहस है और कामयाब होने की प्रतिबद्धता है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए। भले ही बाकी कुछ चीज़ों का जवाब नकारात्मक मिल रहा हो, लेकिन इसका जवाब अगर नहीं है तो भले ही बाकी सब सकारात्मक जवाब हो, वे आपकी मदद नहीं करेंगे। तो आपके लेखकी जुनून की जय हो। अब आगे बढ़िए। 9वां, क्या इस आइडिया के साथ आप में विफल रहने का साहस है और कामयाब होने की प्रतिबद्धता है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए। भले ही बाकी कुछ चीज़ों का जवाब नकारात्मक मिल रहा हो, लेकिन इसका जवाब अगर नहीं है तो भले ही बाकी सब सकारात्मक जवाब हो, वे आपकी मदद नहीं करेंगे। तो आपके लेखकी जुनून की जय हो। अब आगे बढ़िए।